स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस, सर। मैं दिख रहा हूँ। मैं दिख रहा हूँ सबको। अरे यस नो बोलो यार, फास्ट क्विकली बोलते रहो यार। यस हाँ सर। सर, दिख रही है। ओके, तो हियर कौन कौन ज्वाइन हुआ है अभी राइट नाउ? किशोर, दीपक, संकल्प, विशाल एंड मंगल इज देयर। ओके, या सो guys, can you tell me what thing we have taken in the last lecture? Yes. यस सर, हमने शॉपिंग प्रोग्राम देखे थे। हाँ, यस। अ, और उसके बाद हम्म प्रिंट कैसे करते हो देखा था। उसके बाद कमेंट देखे थे, सिंगल कमेंट देखे थे, डबल कमेंट देखे थे। ओके, ठीक है, चलो। और आ, उसके बाद और ये ट्रायंगल का स्क्वायर। ओके, वो तो प्रोग्राम देखे थे हमने। कल हमने इतने कंटेंट देखे थे यहाँ पे, कैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट करना है। ठीक है, गो का प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, उसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम हमने देखा है, और वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में देखा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टुडेज लेक्चर कंटेंट। ओके, तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। ठीक है, तो इससे पहले थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि हमें डेटा को स्टोर करना होता है हमारे मेमोरी के अंदर, और फिर उसके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पज़ है। विदाउट स्टोरिंग डेटा हम नहीं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल को हम बनाएंगे। वेरिएबल बनाएंगे मतलब एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेंगे जिसके अंदर हम हमारा डेटा रखेंगे। ठीक है, लेकिन गो एक स्टैटिक लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी मेमोरी बनाते हैं, मतलब कोई भी मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं जिसके अंदर हमें डेटा रखना है, तो पहले गो लैंग को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करने वाले। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास 4 डिब्बे हैं, तो 4 डिब्बे के अंदर आप कोई भी चीज़ नहीं रख सकते। आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये डिब्बे के अंदर मैं चीनी रखूँगा, ये डिब्बे के अंदर मैं बादाम रखूँगा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम टाइप एनोटेशन का मतलब यही होता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन डिक्लेयर करते वक्त उसके अंदर किस टाइप का डेटा हम रखेंगे ये हम यहाँ पे मेंशन करना है हमें। ठीक है, तो चलो इसको प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से। तो मैं फिर से गो का प्रोजेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बार बार बनाते वक्त आदत लग जाए। टाइप एनोटेशन, ठीक है। अब इसको राइट बटन करके ओपन करना है हमें, ओपन विथ वीएस कोड। ठीक है, अभी ये वीएस कोड के अंदर हमने इसको ओपन किया है फोल्डर को। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल लेने के बाद आपको, तो यहाँ पे ये टर्मिनल है, तो इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कमांड देनी है गो। पहले मैं CLS करूँगा, क्लियर करूँगा कंसोल। कमांड देनी है गो मॉड, इसको इस तरीके से गो मॉड इनिट, और हमारे मॉड्यूल का नाम, सो जैसे कि मैं कोड लैंग दे दूंगा, ये एक मॉड्यूल है। तो आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली गो डॉट मॉड फाइल क्रिएट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, बस आपका काम हो गया। अभी आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे न्यू फाइल बनानी है यहाँ पे, और यहाँ पे जाना है आपको मेन डॉट गो। ठीक है, एंटर करना है। तो ये मेन डॉट गो फाइल आपकी बन चुकी है। आप इस फाइल के अंदर आप आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, पैकेज मेन।
तो जो भी मेन फंक्शन आप लिखते हो वो मेन पैकेज के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपको पैकेज मेन लिखना है और फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम मेन लिखना है। ये नाम एज इट इज़ होना चाहिए तभी गो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, मेरे पास एक नंबर है 40, ठीक है। अब ये 40 नंबर है, तो इस नंबर के ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, इस नंबर के ऊपर। अब ये जो 40 नंबर है, मान लो कि मुझे 40 का स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं 40 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। एक तो उसके ऊपर डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, या तो फिर मैं उसको किसी एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करके रखूँगा और उसको बार बार यूज़ करूँगा, ठीक है। हम दो तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। तो पहला वे यहाँ पे है यूज डायरेक्ट यूज डेटा, ठीक है। अब डेटा आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि उसी डेटा को आप बार बार रिपीट नहीं यूज़ कर सकते हो, हर बार आपको नया डेटा लिखना पड़ता है। सो बेटर वे यही होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप एक चीज़ एक बार लिखो और उसी को बार बार यूज़ करो। तो इसलिए हमें डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मैं इसका 40 का स्क्वायर निकालूंगा तो मैं यहाँ पे FMT, ये मेरा पैकेज है, डॉट मुझे कुछ प्रिंट करना है तो इस पैकेज के अंदर ऑलरेडी फंक्शन दिए वाले हैं, उसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। FMT डॉट प्रिंट ln, इसका एक मेथड है यहाँ पे, ठीक है। FMT डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 40 × 40, कंट्रोल यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरे डेटा को डायरेक्टली क्या कर दिया है, यहाँ पे उसका ऑपरेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 40 × 40। लेकिन ये डेटा को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन इस फंक्शन के अंदर इस डेटा को पहले किसी ना किसी पैरामीटर के अंदर स्टोर किया गया है। तो वो कंसेप्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, जब हम फंक्शन सीखेंगे तब जाके सीखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर इसका ऑपरेशन किया है और कंट्रोल यस किया है इसको। अब मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। रन कैसे करना है, गो यूटिलिटी है, गो रन और मेन डॉट गो, ठीक है। एंटर कर दूंगा मैं इसको जैसे भी। तो यहाँ पे देखो 40 का स्क्वायर क्या आया है मुझे, 1600। तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया इसका, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें टाइप एनोटेशन के बारे में देखना है, ठीक है। तो अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे यूजिंग टाइप एनोटेशन। डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग टाइप एनोटेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा जो डेटा है 40, उसी को क्या करना है, स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे मेमोरी लोकेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कमांड व्यार कमांड आपको लिखनी है, और वेरिएबल का नाम, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं नाम दे दूँगा इसके अंदर नम, ये नाम दे दिया। अब मुझे इसके आगे क्या करना है, किस टाइप का डेटा मैं इसके अंदर स्टोर करने वाला हूँ, इंटीजर टाइप का। तो आपको यहाँ पे इंट लगाना है। तो ये इंट क्या होगा, ये डेटा का टाइप हो गया। तो जो भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं उस सारे डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट डेटा टाइप है यहाँ पे, और ये नम है, मतलब हमने एक मेमोरी लोकेशन बनाया है जिसको नाम दिया है नम, और उसके अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले, इंटीजर टाइप का, और इक्वल टू मैं इसके अंदर 40 रखूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, नम जो है, नम के अंदर मैंने 40 रखा है। अब गोलैंग का एक रूल है कि गोलैंग क्या कहता है कि वो बोलता है कि आप अगर कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हो या फिर कोई भी मेमोरी लोकेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रीड होनी चाहिए। अगर नहीं रीड होती है, सिर्फ आप स्टोर करके रखते हैं, तो गोलैंग आपको एरर देगा। तो यहाँ पे देखो इसने एरर क्या दिया है, डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज। इसका मतलब आपने तो डिक्लेयर किया है उसको, उसके अंदर तो डेटा रखा है, सब किया है उसको, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया आपने। जब तक आप यूज़ नहीं करते तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। एंड दैट्स द पावर ऑफ द गोलैंग। गोलैंग बेवजह आपको चांस नहीं देता है कि रिसोर्स एलोकेट करके रखो, आप ना यूज़ करो या करो, आपका प्रोग्राम रन होगा अदर लैंग्वेज ऐसा नहीं। अदर लैंग्वेज में ये एक्सेप्टेड है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, वैल्यू रखो, उसको यूज़ ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंग्वेज आपको सिर्फ वार्निंग देगा, लेकिन
प्रोग्राम रन होगा। लेकिन गोलैंग के अंदर ऐसा नहीं है। गोलैंग क्या बोलता है कि अगर आप मेमोरी लोकेशन आप बनाते हो वेरिएबल तो आपको उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। यूज़ करने का मतलब मीन्स व्हाट कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रीड होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल ये सेंटेंस हो गया। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है टाइप एनोटेशन। तो यहाँ पे कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया 40। अब मैं इसको वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ fmt डॉट प्रिंट एलन। और अभी मैं यहाँ पे नम जो है इस नम इंटू नम करके प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि नम के अंदर क्या है 40, तो नम इंटू नम मीन्स 40 इंटू 40 आपका आउटपुट आएगा 1600 यहाँ पे। तो फिर से हम कंसोल को क्लियर करेंगे cls कमांड से और इसको रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा रन और आउटपुट हमारा सेम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्टली वेरिएबल ये डिक्लेयर किया है और उसके अंदर ये वैल्यू रखी है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। क्यों, मतलब इसके अंदर मैंने ये वैल्यू असाइन की है, ठीक है। अंडरस्टूड राइट नाउ। अभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल मैं बनाऊंगा var, जैसे मेरे वेरिएबल का नाम है सिटी, और यहाँ मैं सिटी जो है इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि मैं उसके अंदर एक स्ट्रिंग रखने वाला हूँ, एक कैरेक्टर सेट रखने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे सिटी है परली वैजनाथ, ठीक है। ये परली वैजनाथ ये सिटी का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिटी जो है ये डेटा है हमारा, लेकिन ये किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ये सिटी नाम का एक मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल है, जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं और आपने डेटा स्टोर करके रखा है, ठीक है। और उसको प्रिंट करना है तो fmt डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे सिटी, कंट्रोल एस कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो फिर से कमांड cls करके यहाँ पे रन कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा परली वैजनाथ, ठीक है। सो अभी कभी कभी क्या है कि ये जो एडिटर है यहाँ पे बहुत जगह कम होती है, तो हम यहाँ पे इसी के अंदर ही रन करना ज़रूरी नहीं है, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं। कैसे, इसको कट करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डर है ये, तो यहाँ पे ये फोल्डर है हमारा, इसके अंदर ही प्रोग्राम है हमारे साथ, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसी के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है तो एड्रेस बार में, इसी को एड्रेस बार कहा जाता है, ये एड्रेस बार है। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है cmd, एंटर करना है। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ और यहाँ पे ये देखो क्या है, ये आपका फोल्डर का नाम है, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा गो रन main डॉट गो, आप यहाँ पे कमांड दे दो और यहाँ पे आपका प्रोग्राम ये रन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी आउटपुट देख सकते हैं और यहाँ पे स्पेशल हम प्रोग्राम कर सकते हैं और यहाँ इस विंडो के अंदर हम प्रोग्राम का आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरा स्पेस हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ अब यहाँ पे स्पेस छोटा इसलिए दिख रहा है कि मैंने इसको जूम किया है। देखो, तो जूम देखो मैंने कंट्रोल माइनस कर दिया तो ये छोटा हो गया और इसको ऐसा बड़ा कर दिया कंट्रोल प्लस करके तो ये जूम हो गया, ठीक है। जूम इसलिए किया है कि आपको जूम अगर होता है तो बेटर तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। अब नाउ अभी हम डेटा टाइप के अंदर हमने कौन से डेटा टाइप थे हमारे, अलग अलग टाइप के डेटा। एक था इंटीजर टाइप, दूसरा था स्ट्रिंग टाइप, तीसरा था बुल टाइप, चौथा था कॉम्प्लेक्स 128, यस। उसके बाद कौन सा था डेटा टाइप हमारा, यस फ्लोट 32 एंड 64, फ्लोट 32 एंड फ्लोट 64, ठीक है। तो हम 64 ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप थे, बेसिक डेटा टाइप। तो ये बेसिक डेटा टाइप है, इसको बेसिक इसलिए कहा जाता है कि ये डायरेक्टली लैंग्वेज
प्रोसेसर इसको रन करता है, इसके ऊपर कोई अदर ऑपरेशन करके इसका डेटा निकाला नहीं जाता है। ठीक है, तो चलो हम सारे टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे इंटीजर टाइप का तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करके रखूँगा var, जैसे कि मुझे एज इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करके रखा। सेकंड var मुझे सिटी लिखना है, सिटी स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करके रख दिया। var मुझे अभी बुल टाइप का var इज़ ओके, वेरिएबल है इज़ ओके और इसका डेटा टाइप है बुल। ठीक है, उसके बाद var डेटा टाइप पे नेम हम लिखेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नम, और उसका डेटा टाइप रखेंगे कॉम्प्लेक्स 128। ठीक है, और यहाँ पे var सैलरी एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप हम लिखेंगे फ्लोट 64। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, ये डेटा एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ऐसे मैंने कितने वेरिएबल बनाए, यहाँ पे 5 वेरिएबल बनाए और 5 वेरिएबल का डेटा टाइप अलग अलग है। ये इंटीजर टाइप का स्टोर करेगा, ये सिटी के अंदर स्ट्रिंग का टाइप का डेटा स्टोर होगा, इजो के अंदर बुलियन टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स नम जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्टोर होगा, सैलरी के अंदर सैलरी का। ठीक है, अब ये हो गया, इसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ये डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, आपने इसको डेटा टाइप लगाया है, इसलिए ये क्या हो गया, टाइप एनोटेशन हो गया। मतलब ये टाइप है और एनोटेशन का मतलब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, हमारे गोलैंग को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। ओके, सो राइट नाउ अभी मान लो कि मेरे पास ये जे वेरिएबल और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डेटा रखता हूँ हेलो। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो क्या बोलता है एरर, कैन नॉट यूज हेलो वैल्यू एज अ इंट वैल्यू इन असाइनमेंट। ओके, मतलब ये कहता है कि भाई ये जो आपने डिक्लेयर किया है लेकिन तो इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, लेकिन आप तो स्ट्रिंग का टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अंदर एज के अंदर 50 रखेंगे। अभी एरर चला गया। ठीक है, तो अभी ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, नाउ उसके बाद सिटी, अब इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद इसके अंदर वैल्यू असाइन की गई है, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे भी आप इसके अंदर डिक्लेयर करते हो उसी टाइम उसके अंदर आप वैल्यू रखते हो। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन और ये हो गया आपका वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे अब नाउ सेकंड वेरिएबल जो हमारा था सिटी, अभी हम यहाँ पे सिटी के अंदर अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे कि परली वैजनाथ। ठीक है, ये सिटी, तो यहाँ पे सिटी मैंने रिजर्व करके रखा था, उसके अंदर मैंने सिटी परली वैजनाथ रखा है। अब नाउ इज ओके नाम का वेरिएबल है, ये सिर्फ बुलियन वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। तो इज ओके, तो बुलियन वैल्यू 2 है, एक तो ट्रू वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या तो फॉल्स वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसके सिवा ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ट्रू वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नम, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नम जो है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नम इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, मान लो कि 2 + 3i। ठीक है, तो मतलब ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इस टाइप का जो भी डेटा है आपका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का डेटा आपने कॉम्प्लेक्स नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर रखा है, जो कि कॉम्प्लेक्स 128 डेटा टाइप के से हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है, ना उसके बाद सैलरी, अब सैलरी ये इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट 64। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, डेटा कौन सा ये ध्यान में नहीं रखना है, डेटा का टाइप क्या है वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा टाइप लैंग्वेज काम करता है। लैंग्वेज को डेटा क्या पता नहीं होता, आप उसके अंदर 10 रख रहे हो, आप 5 रख रहे हो या 6 रख रहे हो, उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये इंटीजर है, मतलब मैं इसके ऊपर अब इंटीजर टाइप के ऑपरेशन करूँगा। ठीक है, राइट नाउ उसके बाद है सैलरी। अभी सैलरी जो वेरिएबल है, सैलरी के अंदर मैं रखूँगा जैसे 5030। तो ये मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल मैंने पहले रिजर्व कर दिए मेमोरी लोकेशन और उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कहता है कि
आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए है, उसके अंदर वैल्यू भी रखी है, लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया है, मतलब इसकी वैल्यू जब तक रीड नहीं होती तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। तो रीड करने के लिए चलो भाई मैं इसकी वैल्यू अभी प्रिंट कर देता हूँ, fmt डॉट println, ठीक है, और मैंने एज को प्रिंट कर दिया, कॉमा सिटी को प्रिंट कर दिया, कॉमा इज ओके को प्रिंट कर दिया, कॉमा कॉम्प्लेक्स नम को प्रिंट कर दिया, कॉमा सैलरी को भी प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब देखो आपका पूरा एरर चला गया गोलैंग का। तो यहाँ पे जो एरर आया था सारा एरर क्या हो गया, अभी आपका चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट प्रोग्राम। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के लिए करने से पहले आपको सेव करना है, मतलब कंट्रोल प्लस एस प्रिंट करना है। और हमने सी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ओपन किया था, तो यहाँ पे एरो की प्रेस करना है ऊपर की, तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस कमांड आ जाएगी। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखेगा 50, परली वाइज सिटी का नाम ट्रू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू और ये जो सैलरी थी ये सैलरी आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज किसी को डाउट है स्टिल अप, अभी जो कॉन्सेप्ट हुआ है अभी डाउट है किसी को? यस सर। नो, किसी देयर इज नो डाउट फॉर एनीबॉडी। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। देखो मैं बेसिक पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ आपके, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा होता है तो आगे जाके आप बेहतर तरीके से कोडिंग कर सकते हो। तो बेसिक पे पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये हो गया हमारा नाउ सेकंड पॉइंट, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखता हूँ और उसके अंदर कोई वैल्यू रखता ही नहीं हो, तो कौन सी भी लैंग्वेज होती है वो क्या करती है कि आपने किसी वेरिएबल को बनाया है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी है, तो कोई तो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर रखता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे where, जैसे कि where एक काउंट नाम का वेरिएबल है और मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया इंटीजर। ठीक है, अब एक काउंट नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने रखी नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो लैंग्वेज इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखता है, उसी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू किया जाता है। ठीक है, तो हियर अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे काउंट जो है ये इंटीजर टाइप है, तो अगर अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है देखेंगे। हमने तो इसके अंदर कोई डेटा रखा ही नहीं है, तो fmt डॉट println ठीक है, अब println काउंट, ठीक है काउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो मैजिक क्या हुआ है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन हमने वैल्यू रखा ही नहीं है और डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो देखेंगे अब क्या होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, cls कमांड दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से गो रन मेन डॉट गो रन करना है, तो यहाँ पे 0 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर डेटा टाइप है यहाँ पे इंटीजर, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इंटीजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताओ, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फ्लोट की क्या है, डबल की क्या है, ये सारी चीज़ आपको पूछा जाता है। तो आपको पता होना ज़रूरी है कि इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है और डेटा टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर ही आपको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर
नाउ सेकंड, अभी हम देखेंगे ये हो गया इंटीजर के बारे में, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे। अब हम देखेंगे वेयर स्ट्रिंग के बारे में। वेयर जैसे मैं सिटी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करना है, और मैं सिटी को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे सिटी, और कंट्रोल एस करूँगा। अब सिटी मैंने डिक्लेयर किया है लेकिन उसके अंदर कोई डेटा रखा ही नहीं है, तो देखेंगे क्या होता है। प्रिंट करेंगे, इसको रन करेंगे फिर से, और इसके अंदर क्या आया है, ब्लैंक आया है। मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो जब भी आपका कोई स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है स्ट्रिंग टाइप का, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, इसको कहा जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो अभी और देखेंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या क्या है, इसको कमेंट आउट कर देंगे। चलो हम इसकी देखेंगे बुलियन की वेयर, जैसे कि इज़ ओके हमने लिखा था और इसका डेटा टाइप है बुल, ठीक है। तो अब बुल टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इज़ ओके। ओके, सो अभी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे इज़ ओके को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और चलो इसको रन करेंगे, तो इसके अंदर आया है फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बुलियन टाइप जो है डेटा टाइप बुलियन बुल डेटा टाइप, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है, फॉल्स। तो ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, फ्लोट के बारे में देखेंगे हम, फ्लोट के बारे में। सो वेयर जैसे कि सैलरी नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसका डाटा टाइप डिक्लेयर किया फ्लोट 64, ठीक है। अब इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने रखी नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे सैलरी रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो राइट नाउ हियर जस्ट ओके, ठीक है। तो अभी चलो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सैलरी नाम का यहाँ पे, और ये सैलरी नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर कुछ डेटा रखा नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये किस तरीके का डेटा प्रिंट करेगा हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको CLS करके क्लीन कर देता हूँ, और मैं इसको गो रन मेन डॉट गो, तो यहाँ पे देखो 0 आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फ्लोट है, फ्लोट टाइप का डेटा है, डेटा टाइप है फ्लोट 64 हो या 34 32, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। सो एवरी numerical data type has 0 value, 0 default value, 0 default value, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। वेयर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसका डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स 128, ठीक है। और इस वेरिएबल को अभी हम प्रिंट करेंगे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कंट्रोल एस करना है, और फिर अभी इसको रन करके देखेंगे क्या होता है। और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अगर है तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 + 0 आए, ठीक है। मतलब दोनों भी इमेजिनरी और रियल पार्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 128 या फिर कॉम्प्लेक्स 64 डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0 + 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 रियल नंबर है और ये इमेजिन नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कौन से डेटा टाइप की कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। किसी कोई डाउट है क्या? यस नो, ठीक है। सो हियर अभी ओके, सो गाइज
संकल्प, दीपक, किशोर, मंगल। ओके, ओनली 4 guys इज देयर। ओके, नो वरी, ठीक है। तो चलो अभी हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप annotation। मल्टीपल वेरिएबल टाइप annotation, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग टाइप annotation। मतलब हम डेटा टाइप देके मल्टीपल वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कि जैसे मान लो कि मुझे एक डेटा है मेरा, जैसे मेरा एक डेटा है, जैसे कि मेरा एक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और मेरी सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर फर्स्ट नेम, ये कॉमा ये फर्स्ट नेम, कॉमा ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सिटी, ठीक है। और इसका सबका टाइप स्ट्रिंग मैंने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये मल्टीपल वेरिएबल हमने यहाँ पे क्या किए हैं, डिक्लेयर किए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, और सबका डेटा टाइप क्या हुआ है, स्ट्रिंग लगाया है। मतलब ये सबका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप annotation ऑफ सेम टाइप, सॉरी, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ सेम टाइप annotation, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो एक ही डेटा टाइप के, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी तीनों भी डिक्लेयर कर दिए और तीनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है। मतलब तीनों के अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको असाइन भी वैल्यू कर सकते हो डायरेक्टली इस तरीके से, फर्स्ट नेम माय नेम इज दत्तात्रेय, कॉमा लास्ट नेम साबने, कॉमा सिटी परली वैजनाथ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको कभी कोड दिखे गोलैंग का, तो आपको समझ जाना है कि इस तरीके की कोडिंग अगर है तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या किया है। तो कुछ नहीं किया है, मैंने एक साथ 3 वेरिएबल बनाए हैं और तीनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है, ओके। मतलब तीनों के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा और तीनों को भी मैंने 1 बाय 1 वैल्यू असाइन की है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो fmt डॉट println fmt डॉट println और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉमा सिटी, कंट्रोल एस, ठीक है। तो इतना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने ये प्रिंट कर दिया है यहाँ पे इसको, ठीक है। तो अभी इसको रन करना है, यहाँ पे कंसोल पे जाना है यहाँ पे और फिर कमांड गो रन मेन डॉट गो फाइल को रन करना है। तो आपका ये प्रोग्राम रन हो चुका है। देखो दत्तात्रेय साबने परली वैजनाथ, ये डेटा आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नाउ सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करके रख सकते हो और ये असाइनमेंट बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, या फिर कंट्रोल Z मैं सारी चीज़ें रखूँगा यहाँ पे आपको सोर्स कोड देने के लिए कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिक्लेयर करके रख सकता हूँ वेयर, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी और सबका डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करके रखे हैं। अब इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने रखी नहीं है, तो मैं इसके अंदर बाद में वैल्यू रख सकता हूँ। जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दत्तात्रेय, लास्ट नेम इज इक्वल टू साबने एंड सिटी इज इक्वल टू परली वैजनाथ, कंट्रोल एस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करके रखे हैं जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है।
तो ये इसके अंदर मैंने बाद में ये इसके अंदर डेटा रखा है, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रिंट करना है इसको प्रिंट करो यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन और फिर नाम दे दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद सिटी। ठीक है, तो इसको फिर आप प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो फाइल और यहाँ पे ये आपका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सेम क्लियर करना है cls कमांड दे दो, क्लियर हो जाएगा विंडोज़ के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ सेम टाइप। ठीक है, चलो इसी को इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है ये जो मैंने अभी पढ़ाया है यहाँ पे? No, sir. Okay, who is there? Mangal is there. Mangal, Sankalp. Okay, Sankalp, Mangal is there. Deepak, Kishore is not there. ठीक है, अभी हम देखेंगे ब्लॉक लेवल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ब्लॉक डिक्लेरेशन ठीक है, अब ब्लॉक भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही var कमांड का इस्तेमाल करके मल्टीपल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हियर जैसे मुझे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे var और मैं यहाँ पे ब्लॉक लगाऊंगा ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, इसी को क्या कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लास्ट नेम इसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, सिटी इसका भी डेटा टाइप क्या है स्ट्रिंग है। ठीक है, और मुझे लिखना है एज, तो ये एज है, एज का भी डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ही var कमांड का इस्तेमाल करके एक ही ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वेरिएबल मैंने क्या किए हैं यहाँ पे डिक्लेयर करके रखे हैं। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करके रखे हैं, तो आप इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर आपको लगता है कि इसी के अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो कर सकते हो। फर्स्ट नेम के अंदर आपको रखना है तो रख सकते हो, जैसे कि माय नेम इज दत्तात्रेय, फर्स्ट नेम इक्वल टू साबने, लास्ट नेम सिटी इक्वल टू पुणे एंड जो एज है एज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसी को कहा जाता है ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक ही var कमांड के अंडर मल्टीपल वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन हर एक वेरिएबल का अपना अपना अलग अलग डेटा टाइप भी आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, एक साथ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए आपने और उसका डेटा टाइप भी आप अलग अलग रख सकते हो। जैसे ये तीनों का स्ट्रिंग रखा है और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर रखा है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दिए या वैल्यू इसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिए। अभी मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं हम, fmt डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सिटी एंड कॉमा एज कंट्रोल एस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक var कमांड के अंदर एक ब्लॉक बनाया है और इस ब्लॉक के अंदर अलग अलग वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं अलग अलग डेटा टाइप के। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल सेम डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है और ये एज जो है ये अलग टाइप का डेटा टाइप मैंने
यहाँ पे वेरिएबल अलग टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसको प्रिंट किया है, और जैसे भी डिक्लेयर किया है उसके अंदर मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, मतलब रन कर देता हूँ इसको। जैसे भी रन करेंगे तो यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करके ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा रख सकते हो, जैसे भी आपने डिक्लेयर किया है वैसे। ठीक है, ये हो गया। नाउ अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन इन अ ब्लॉक। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन इन अ ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे ब्लॉक के अंदर यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे अभी, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ अ सेम टाइप इन अ ब्लॉक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, हर एक का अपना अपना खुद का डेटा टाइप यहाँ पे लगाया था, अलग अलग डेटा टाइप के सेपरेट मल्टीपल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए थे। अभी हम क्या करेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो एक ब्लॉक बनाएंगे हम, वेयर आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है, इसके अंदर जाना है, जैसे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सिटी, और इन सब का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद मैं एज, सैलरी और यहाँ पे काउंट, सबका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, हियर अभी देखो, अभी मैंने क्या किया है, एक ब्लॉक बनाया है, ये ब्लॉक के अंदर सेम टाइप के, मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे यूज किया है। सेम स्ट्रिंग टाइप के कितने वेरिएबल मैंने बनाया है, 3, जो कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। और यहाँ पे इंट यूज किया है, मतलब ये 3 ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हो गए, किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। तो मैंने ब्लॉक के अंदर मल्टीपल टाइप के वेरिएबल मैंने बनाए हैं ऑफ अ सेम टाइप। ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाए, लेकिन सेम टाइप के, मतलब ये वेरिएबल सेम टाइप स्ट्रिंग के है, ये वेरिएबल है सेम टाइप इंटीजर के। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो फर्स्ट नेम मैंने ऑलरेडी प्रिंट किया है, लास्ट नेम प्रिंट किया है, सिटी प्रिंट किया है, एज प्रिंट किया है। अभी मुझे सैलरी को प्रिंट करना है, सैलरी और उसके बाद मुझे काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल तो सिर्फ बनाए हैं, यहाँ पे सिर्फ मेमोरी लोकेशन बनाया है, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये देखो यहाँ के डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, जो भी स्ट्रिंग है उसकी एम्प्टी वैल्यू आ चुकी है, और जो न्यूमेरिकल जो है उसकी 0 वैल्यू आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है ब्लॉक के अंदर, आप इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो इस तरीके से। फर्स्ट नेम, बाद में भी वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। माय नेम इज दत्तात्रेय साहब ने, दत्तात्रेय मेरा लास्ट नेम है, लास्ट नेम साहब ने, सिटी परली वैजनाथ। ठीक है, और इसके बाद मुझे एज के अंदर मैं लिखूँगा 30, और उसके बाद सैलरी 5000 एंड काउंट रखूँगा मैं 40। ठीक है, तो आप इस तरीके का भी कोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में सारे कोडिंग के अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टाइल सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप कोई भी सोर्स कोड पढ़ोगे कंपनी में, कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई लीगेसी प्रोजेक्ट होता है, मतलब ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाने वाला होता है, उसके मेंटेनेंस के ऊपर आपको रखा जाता है, सपोर्ट के ऊपर। तो पहले डेवलपर ने क्या कोड किया था आपको रीड करने के बाद समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको सारी कोडिंग के स्टाइल, कोडिंग के मेथड, कोडिंग के अलग अलग फीचर्स सब पता अगर है तो आप कौन सा भी कोड आसानी से समझ सकते हो, और उसके अंदर आप मॉडिफाई करके कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में
इतने सारे इसके वे ले रहा हो, ठीक है। सो राइट नाउ आप यहाँ पे ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसके बाद आप इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ अ सेम टाइप एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। और जैसे ही इसको असाइन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, आपको यहाँ पे डेटा प्रिंट होगा अभी यहाँ पे। तो CLS एंटर करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दत्तात्रेय साबने परली वैजनाथ और यहाँ पे 35,040 ये उसका क्या आया है, पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से आप ये ब्लॉक लेवल जो ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पे, सॉरी ये ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन आप इस तरीके से गोलैंग के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी डेटा टाइप मैंने पढ़ाया है, कौन सा भी डेटा टाइप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और उस टाइप का वेरिएबल यूज करके उस टाइप की वैल्यू उसके अंदर आप पुटअप कर सकते हो, ठीक है। यस किसी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है किसी को गाइज? किशोर, संकल्प, दीपक नहीं सर. समजते का सगळ्यांना? हो सर समजतं. किशोर समजते का तुला? हो समजतंय सर, पण मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये आहे, त्यामुळे आवाज थोडासा कट होतोय तुमचा. भैंस पानी में और सौदा बाहर चल रहा है. ओके हा ठीक आहे बस मध्ये. काय नाही, व्हिडिओ बघा नंतर, हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करतो मी. हो 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 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में चीज़ें। अब अभी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन। कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर एक बार आपने वैल्यू रख दी, तो उस वेरिएबल के अंदर आप दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसी को कहा जाता है कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल की जब बात आती है, तो आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर एक बार वैल्यू आपने रख दी, तो आप उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब उसके अंदर दूसरी वैल्यू हम नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल जब बनाते हैं इस तरीके से, वेयर जैसे मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिखा है, इसके अंदर लिखता हूँ मैं दत्तात्रेय साबने, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैंने लिखा है नेम, तो मैंने फिर नेम की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि उसके अंदर कोड लेंथ रख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करूँगा fmt.println नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा है नेम, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू रखी है दत्तात्रेय, ठीक है। तो ये हो गया टाइप इन्फेरेंस, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप रखी है, तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर दत्तात्रेय रखा था, तो मैंने फिर उसके अंदर कोड लेंथ रखा, तो अभी इस नेम के अंदर दत्तात्रेय नाम चला गया है और उसके जगह पे कोड लेंथ आ चुका है। और तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो नेम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और ये चेंज हो भी रही है, ठीक है, अगर हम इसको var कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा इस तरीके से यहाँ पे, तो जैसे भी रन करूँगा यहाँ पे, तो देखो कोड लेंथ ये लास्ट अपडेटेड वैल्यू मुझे आ चुकी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी होती कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कुछ वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, एक बार वो वैल्यू उसके अंदर रख दी तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता हो, ठीक है, उसको नहीं करना है। तो इस टाइप की जो भी फंक्शनैलिटी मतलब फीचर आपको प्रोवाइड करना है, तो इस टाइप की जो भी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करनी है, तो गोलैंग ने आपको एक फीचर प्रोवाइड किया है, तो इसी को कहा जाता है कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल जब आप यूज़ करते हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको वेरिएबल जब बनाते हो उस टाइम उसके अंदर वैल्यू आपको रखना ज़रूरी है, और एक बार वैल्यू उसके अंदर रख दी तो फिर वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो चलो देखेंगे किस तरीके से। अब आपको कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आपको कीवर्ड लगाना है कांस्ट,
ये कांस्टेंट क्या है, कीवर्ड है, ये आपको लगाना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लेना है, जो भी नाम, जैसे मैं लिखूँगा सिटी और यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कांस्टेंट वेरिएबल जो है, ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है, इस जब भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसके अंदर हमें वैल्यू देनी ही पड़ती है। जैसे कि सिटी है पुणे, ठीक है, तो ये हो गया है टाइप इन्फरेंस, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टाइप इन्फरेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कोई वेरिएबल के आगे डेटा टाइप नहीं यूज़ कर रहे, ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन हो रहा है, उसके अंदर किस टाइप का वैल्यू हम रख रहे हैं। तो अभी ये कांस्टेंट वेरिएबल किस टाइप का बन चुका है, कांस्टेंट सिटी अनटाइप स्ट्रिंग पुणे, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है हमारा कांस्टेंट सिटी, इसके अंदर हमने पुणे रखा है, ठीक है। अब जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, सिटी इक्वल टू परली करूँगा अभी वैजनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एरर दिया है, ये कहता है कि कैन नॉट असाइन टू सिटी नेदर एड्रेसेबल नॉर मैप इंडेक्स एक्सप्रेशन। ओके, इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के अंदर आप इसको नहीं रीअसाइन नहीं कर सकते हो, मतलब उसकी पहली वैल्यू चेंज करके, मतलब उसके एक बार असाइन हो गई वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू उसके अंदर एक बार रख दी हमने, ये वैल्यू रख दी इसके अंदर, ये एक बार वैल्यू रख दी तो दूसरी बार इसके अंदर हम वैल्यू रख नहीं सकते। ओके, तो इस तरीके से कांस्टेंट वर्क होता है आपका। तो ये एरर देगा अगर आपको प्रिंट करना है यहाँ पे, तो fmt डॉट println और यहाँ पे सिटी, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करूँगा और जैसे भी ये प्रिंट होगा तो यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे देखो पुणे यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट विद टाइप इन्फरेंस। अभी आप देखेंगे कांस्टेंट विद टाइप एनोटेशन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन, ठीक है। तो हियर अभी मेरे पास कोई नंबर है, मुझे सेव करना है वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास कोई एक नंबर है, जैसे कि हम कैलकुलेशन करते हैं पाई की वैल्यू, जैसे 3.14, ये पाई की वैल्यू है, तो ये वैल्यू मुझे स्टोर करके रखना है। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करना है और यहाँ पे py। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है उसको कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी आप वेरिएबल को कैपिटल लिखते हो तो ये कंसिडर होता है कि ये वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने पाई वेरिएबल लिखा है और इसके अंदर मैं वैल्यू कौन सी स्टोर करना चाहता हूँ, फ्लोट 64। तो ये क्या हो गया, इसको कहा जाता है टाइप एनोटेशन। इसको क्या कहा जाता है, टाइप एनोटेशन। तो जब भी आप कोई कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको उसके अंदर वैल्यू देना कंपलसरी है, आप उसको डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकते हो। तो जैसे कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है कांस्टेंट py, इसके अंदर मैं फ्लोट 64 टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ और वैल्यू 3.14 ये वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर करके रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मेरी वैल्यू है py, इसको अभी चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। ओके, py इक्वल टू 5.23 आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि py क्या है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कोड आपका नहीं होगा, एक ही बार आपने इसके अंदर वैल्यू रख दी तो या उसके बाद वो चेंज नहीं होगी, तो इसी को कांस्टेंट कहा जाता है। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा fmt डॉट println और यहाँ पे py, तो कंट्रोल एस करूँगा मैं इसको इस तरीके से और इसको हम रन करेंगे।
तो वैल्यू आ गई 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो, और वेरिएबल बनाने के बाद उसके अंदर आप वैल्यू एक बार रखोगे तो वैल्यू बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे शॉर्ट हैंड वेरिएबल। ओके, अब शॉर्ट हैंड वेरिएबल का मतलब यह होता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली वेरिएबल एक नाम यूज़ करो और उसके अंदर वैल्यू डालो और उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेयर करना है मतलब क्या करना है, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देना है, वहाँ पे कोई कमांड var वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू रखो और यूज़ करो। इससे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा है और फिर यूज़ किया है, तो उसके अंदर वैसा नहीं होता, डायरेक्टली उसको डिक्लेयर करो, मतलब डायरेक्टली क्या करो, उसके अंदर वैल्यू रखो और उसको यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि मुझे एक फर्स्ट नेम सेव करना है, तो फर्स्ट नेम और कुलन और इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम वेरिएबल बनाया है और उसके आगे कुलन इक्वल टू और मैंने दे दिया है माय नेम इज दत्तात्रेय। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसी को कहा जाता है शॉर्ट हैंड वेरिएबल। तो शॉर्ट हैंड वेरिएबल मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखते हो और उसके आगे कुलन इक्वल टू देके डायरेक्टली वैल्यू लिखते हो। और फिर मैं इसको अभी प्रिंट करूँगा fmt डॉट println फर्स्ट नेम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिक्लेयर करके नहीं रखा है, डायरेक्टली क्या किया है, वेरिएबल फर्स्ट नेम लिया है और उसके अंदर वैल्यू रखी है और डायरेक्टली मैंने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो। ये हो गया दत्तात्रेय। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, जैसे दत्तात्रेय है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहली बार आप कोई वेरिएबल बनाते हो शॉर्ट हैंड तो उस टाइम आपको ये कुलन इक्वल टू यूज़ करके वैल्यू देनी है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप इसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू रखना चाहते हो तो आपको इक्वल टू देना है, कुलन इक्वल टू नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैं इसके बाद कोड लेंग्थ, ठीक है, तो मैंने अब इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब इसकी वैल्यू पहले वैल्यू के ऊपर दूसरी वैल्यू क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, और अभी आउटपुट आएगा कोड लेंग्थ। रन कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा कोड लेंग्थ, दिस इज कॉल्ड एज अ कोड लेंग्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप शॉर्ट हैंड वेरिएबल कितने भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट हैंड वेरिएबल आप सिर्फ किसी फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर इसका यूज नहीं कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा आगे इसके क्या क्या पैतरे है, तो ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अभी मुझे शॉर्ट हैंड वेरिएबल मानो एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो डायरेक्टली मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा एज कुलन इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे ये जो एज वेरिएबल है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहूँगा एज को। ठीक है, अब एज इक्वल टू 30 है। ठीक है, तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया वेयर एज इंटीजर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, इंटरनली ये जो वेरिएबल है ये कैसे बन गया, वेयर एज इंटीजर टाइप का वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 30 जो वैल्यू है ये एज के अंदर 30 वैल्यू चली गई है। ठीक है, तो ये एज का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया एज का डेटा टाइप। ओके, सो राइट नाउ अब ये देखो यहाँ पे एज का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। अब मैं एज के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रखूँगा जैसे पुणे, तो ये एरर देगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर दूसरी कोई सी वैल्यू दे के मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप उसी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, या फिर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 30। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड वेरिएबल। तो इसी को शॉर्ट हैंड वेरिएबल बोलते हैं कि आप डायरेक्टली वेरिएबल को बनाओ
कोलन इक्वल टू देखिए वैल्यू रखो और काम शुरू करो, ठीक है। चलो इसको, इसके अंदर दिक्कत है किसी को, किसी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? ओके ठीक है। सो राइट नाउ अभी देखेंगे हम यहाँ पे ब्लैंक आइडेंटिफायर। ब्लैंक आइडेंटिफायर, ठीक है। अब ब्लैंक आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको एक ब्लैंक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो, आपको डिक्लेयर करना है, मतलब जिसको आप उसकी वैल्यू रीड नहीं कर सकते। उसके अंदर एक टेम्परेरी वेरिएबल बना सकते हो जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो, आप उसको और नहीं उसकी वैल्यू रीड नहीं कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो चलो पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे हम। यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन में देखेंगे, जैसे मैं var और एज नाम का वेरिएबल लिखता हूँ, एज इंट, ठीक है, इक्वल टू मैं 10 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एज के अंदर मैंने क्या रखा है, 10 रखा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि जब तक मैं एज की वैल्यू रीड नहीं करूँगा तब तक ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे कोई वैल्यू रीड कर, मतलब कोई वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, लेकिन मुझे उसको यूज़ करने, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस टाइम गोलैंग प्रोग्राम रन नहीं होता। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक आइडेंटिफायर बनाते हैं, मतलब एक ब्लैंक वेरिएबल बनाते हैं, और जिसके अंदर हम इस वैल्यू ये जो वेरिएबल है जो हम यूज़ नहीं करना चाहते उसके अंदर इसकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, अंडरस्कोर यूज़ करना है, इक्वल टू, और ये एज है, ये एज की वैल्यू इसके अंदर रख देनी है, बस। तो हो गया आपका एरर गॉन, ठीक है। तो ये जो अंडरस्कोर है इसी को ब्लैंक आइडेंटिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैंक आइडेंटिफायर। आपने अंडरस्कोर बनाया, इक्वल टू, ये एज की वैल्यू इसके अंदर रख दी, बस। आप ये अंडरस्कोर को प्रिंट नहीं कर सकते, इसको रीड नहीं कर सकते। ये जैसे टेम्परेरी लोकेशन आप बनाते हो जिसके अंदर आपको अनयूज्ड वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करके रखनी है ताकि हमारा गोलैंग का प्रोग्राम रन हो सके, ठीक है। तो हम गोलैंग को समझाते हैं कि भाई ये मुझे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन एरर आ रहा है ना, तो ठीक है, मैं एक ब्लैंक आइडेंटिफायर यूज़ करता हूँ और उसके अंदर एज की वैल्यू रख देता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम रन हो सके। तो अभी आपका ये एरर गॉन हो चुका है, ठीक है। अगर आप ये ब्लैंक आइडेंटिफायर अगर प्रिंट करना चाहते हो तो ये प्रिंट नहीं होगा। fmt.println आप उसको यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसी को ब्लैंक आइडेंटिफायर कहा जाता है। और आप अंडरस्कोर ऐसा प्रिंट करोगे तो ये एरर देगा, ठीक है। तो आपको ब्लैंक आइडेंटिफायर डिक्लेयर इसलिए करने होते हैं कि आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, और प्रोग्राम अगर नहीं यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, है ना। तो हमें प्रोग्राम भी रन करना है और उसकी वैल्यू भी यूज़ नहीं करनी है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर लिखेंगे, उसको इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देंगे, काम खत्म। जैसे मैंने var x इक्वल टू 50 रखा, 80। अब मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी ही नहीं है, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट है x के अंदर ये वैल्यू मुझे रखना ज़रूरी है, लेकिन मुझे इसका कोई यूज़ नहीं करना है अभी। तो फिर ये गोलैंग प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो रन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो इसको फिर एक ब्लैंक आइडेंटिफायर को असाइन कर देंगे, अंडरस्कोर इक्वल टू x, ठीक है। तो जैसे भी कर दें तो ये प्रोग्राम हमारा अभी क्या हो, ओके है, और हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे मैंने ये एज है, एज को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अभी एस की वैल्यू मुझे यूज़ नहीं करनी है, तो मैंने ब्लैंक आइडेंटिफायर को वैल्यू दे दी, और एज है, एज को यूज़ करना है तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया, fmt डॉट। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग करते वक्त, कोडिंग करते तो आपको सिर्फ प्रिंट नहीं करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एज, और कंट्रोल एस करूँगा मैं, और इसको जैसे भी हम रन करेंगे कंसोल के ऊपर इस तरीके से, तो ये वैल्यू एज की 10 वैल्यू आ चुकी है। सो हियर दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक आइडेंटिफायर, इसी को हम बोलते हैं ब्लैंक आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल शॉर्ट हैंड वेरिएबल। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि हमने शॉर्ट हैंड वेरिएबल बनाया था यहाँ पे इस तरीके से, जैसे नेम कोलन इक्वल टू जैसे माय नेम इज दत्तात्रेय, और उसको मैंने प्रिंट किया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा शॉर्ट हैंड वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड वेरिएबल बनाया है और इसको मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, और एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा नाम दत्तात्रेय नाम। लेकिन आप मल्टीपल शॉर्ट हैंड वेरिएबल बना सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। मैंने नेम दिया है, कॉमा एज, कॉमा सैलरी। ठीक है, अब मुझे एज के अंदर क्या रखना है, मैंने दत्तात्रेय रख दिया, कॉमा सॉरी नेम के अंदर दत्तात्रेय रख दिया। अभी एज है, एज के अंदर मैं रखूँगा 30, कॉमा, और ये सैलरी है, सैलरी के अंदर मैं रखना चाहूँगा 5000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब ये मल्टीपल शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन है, मतलब आपने मल्टीपल शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और इक्वल टू कोलन इक्वल टू उसके अंदर रिस्पेक्टिव पोजीशन से वैल्यू दिए। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा एज कॉमा सैलरी कंट्रोल एस। ठीक है, इस तरीके से ना, इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया दत्तात्रेय 35,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो आप मल्टीपल इस तरीके की वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बार वैल्यू आपने असाइन कर दिया, अब ये सैलरी, अभी एज क्या बन गया, इंटीजर टाइप का बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने 30 वैल्यू रखी है। अब एज के अंदर बाद में आपको वैल्यू रखनी है तो इन टाइप की वैल्यू रख सकते हो, दूसरे टाइप की नहीं रख सकते हो। एज इक्वल टू जैसे कि मैं ट्रू रखूँगा तो दैट विल नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एज के अंदर पहले क्या वैल्यू असाइन की थी 30, तो वो उसी टाइप का वेरिएबल हो चुका है, तो ये टाइप इन्फरेंस बन चुका है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके गाइज, किसी को कोई डाउट है? यस, प्लीज लेट मी नो।